Welcome to Drishti Judiciary's latest initiative, the Law MCQs program. Practice questions covering legal current affairs, general knowledge, and previous year's questions. Let's begin today's session. The first question is, the period of observing iddat is 3 months on divorce, death of wife, death of husband of pregnant woman, और invalid marriage. क्या होने पर इद्दत का पालन करने की अवधि 3 महीने होती है? तलाक, पत्नी की मृत्यु, गर्भवती महिला के पति की मृत्यु या अमान्य विवाह। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, डिवोर्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, तलाक। द इद्दत पीरियड इज अ वेटिंग पीरियड ऑब्जर्व्ड बाय अ मुस्लिम वुमन आफ्टर डिवोर्स और द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। फॉर अ वुमन हु हैज बीन डिवोर्स्ड, द इद्दत पीरियड इज 3 menstrual cycles or 3 months if she is not menstruating. If the woman is pregnant, the iddat period lasts until the end of the pregnancy. इद्दत अवधि एक मुस्लिम महिला द्वारा तलाक या अपने पति की मृत्यु के बाद मनाई जाने वाली प्रतीक्षा अवधि है। तलाकशुदा महिला के लिए इद्दत अवधि 3 मासिक धर्म चक्र या मासिक धर्म नहीं होने की अवस्था में 3 महीने है। यदि महिला गर्भवती है तो इद्दत अवधि गर्भावस्था के अंत तक चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन मुस्लिम लॉ द सोल नेचुरल गार्जियन इज फादर, मदर, ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर। मुस्लिम कानून में एकमात्र प्राकृतिक अभिभावक है पिता, माँ, दादा या दादी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, फादर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पिता। गार्जियनशिप अंडर मुस्लिम लॉ इज नोन एज हिजानत। अंडर मुस्लिम लॉ, फादर इज द सोल नेचुरल गार्जियन। A natural guardian has the authority to control and monitor the work of a minor. Under all schools of Muslim law, the father is acknowledged as the natural guardian of his child. मुस्लिम कानून के तहत अभिभावकता को हिजानत के नाम से जाना जाता है। मुस्लिम कानून के तहत पिता ही एकमात्र प्राकृतिक अभिभावक है। एक प्राकृतिक अभिभावक के पास नाबालिग के कार्य को नियंत्रित करने और निगरानी करने का अधिकार होता है। मुस्लिम कानून के तहत पिता को अपने बच्चे के प्राकृतिक अभिभावक के रूप में स्वीकार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following articles of the Constitution of India 1950 deals with the power of superintendence over all courts by the High Court? Article 226, Article 227, Article 245 और Article 311। भारत के संविधान 1950 का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय द्वारा सभी न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति से संबंधित है? अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 227, अनुच्छेद 245 या अनुच्छेद 311। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, आर्टिकल 227। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 227। आर्टिकल 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट्स बाय द हाई कोर्ट। As per Article 227, Clause 1, every High Court shall have superintendence over all courts and tribunals throughout the territories interrelation to which it exercises jurisdiction. भारत के संविधान का अनुच्छेद 227 उच्च न्यायालय द्वारा सभी न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 227 खंड 1 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय को उन सभी क्षेत्रों के सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर अधीक्षण देना होगा जिनके संबंध में वह क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द प्रोविजन ऑफ कॉन्डोनेशन ऑफ डिलेज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963, सेक्शन 6 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963, सेक्शन 9 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963 और नन ऑफ द अबव। विलंब माफी का प्रावधान इस प्रकार है: परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5, परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 6, परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 9 या उपयुक्त में से कोई नहीं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5। सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963 डील्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। The condonation of delay means the extension of prescribed time in certain cases subject to sufficient cause. The concept of condoning a delay is primarily preferred to the applications on appeal and does not cover the suits. Section 5 states that any appeal or any application other than an application under any of the provisions of Order 21 of the Code of Civil Procedure 1908 may be admitted after the prescribed period if the appellant or the applicant
satisfies the court that he had sufficient cause for not preferring the appeal or making the application within such period. Explanation to Section 5 states that the fact that when the appellant or the applicant was missed by any order, practice, or judgment of the HC in ascertaining or computing the prescribed period may be sufficient cause within the meaning of this section. परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 विलंब माफी की अवधारणा से संबंधित है। विलंब माफी का अर्थ है कुछ मामलों में पर्याप्त कारण होने पर निर्धारित समय का विस्तार। विलंब माफी की अवधारणा को मुख्य रूप से आवेदनों और अपीलों के लिए प्राथमिकता दी जाती है और यह मुकदमों को शामिल नहीं करती है। धारा 5 में कहा गया है कि नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 21 के किसी भी प्रावधान के तहत आवेदन के अलावा कोई भी अपील या कोई आवेदन निर्धारित अवधि के बाद स्वीकार किया जा सकता है यदि अपीलकर्ता या आवेदक संतुष्ट हो। न्यायालय ने कहा कि उसके पास इतनी अवधि के भीतर अपील न करने या आवेदन न करने का पर्याप्त कारण है। धारा 5 के स्पष्टीकरण में कहा गया है कि यह तथ्य कि जब अपीलकर्ता या आवेदक निर्धारित अवधि का पता लगाने या गणना करने में हाई कोर्ट के किसी भी आदेश, अभ्यास या निर्णय से चूक गया तो इस धारा के अर्थ में पर्याप्त कारण हो सकता है। द लास्ट क्वेश्चन इज, हु सेड दैट इंटरनेशनल लॉ इज द वैनिशिंग पॉइंट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस? ऑस्टिन, सैलमंड, हॉलैंड और ओपेनहाइम। किसने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून न्याय शास्त्र का लुप्त बिंदु है? ऑस्टिन, सैलमंड, हॉलैंड या ओपेनहाइम? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, हॉलैंड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हॉलैंड। Sir Thomas Erskine Holland was a British jurist and a theorist of international law. According to him, the law governing the international community is at a vanishing point of jurisprudence. Sir Thomas Erskine Holland एक ब्रिटिश न्यायविद और अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतकार थे। उनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को नियंत्रित करने वाला कानून न्याय शास्त्र के लुप्त बिंदु पर है। Before we wrap up, here's a question for you. Which section of Indian Evidence Act is based on the maxim Salus Populi est suprema lex? Section 119, Section 120, Section 115 और Section 123? भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा सेलिस पॉपुली ईस्ट सुप्रीमा लेक्स कहावत पर आधारित है? धारा 119, धारा 120, धारा 115 या धारा 123? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।